हाय दोस्तों, बिंद स्टडी हब में आपका स्वागत है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हमने इसके पहले जीन पियाजे का सिद्धांत, लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत पूरा करवा दिया है। अगर जिसने अभी तक नहीं देखा है तो बिंद स्टडी हब में जा कर के जीन पियाजे का संरचनात्मक सिद्धांत और लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत को देख सकता है। वहाँ पर हमने इन सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी हैं उनको भी हमने करवा के रखा है। जो CTET, MP-TET और UP-TET के प्राथमिक लेवल के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, बुद्धि। बुद्धि क्या होती है दोस्तों? आज हम किसके बारे में चलेंगे? बुद्धि। अभी देखिए दोस्तों, चाहे बुद्धि जो टॉपिक है तो चाहे MP-TET हो, चाहे CTET हो, चाहे CTET का पेपर सेकंड हो, चाहे UP-TET का प्राथमिक लेवल का पेपर हो, चाहे सेकेंडरी लेवल का पेपर सेकंड हो, सभी में दोस्तों बुद्धि से प्रश्न आए हुए हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों जहां बुद्धि से प्रश्न ना आए हों, बुद्धि के बारे में ना पूछा गया हो। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं क्या? बुद्धि। अब देखिए दोस्तों, ये बुद्धि क्या होती है? बुद्धि का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो बुद्धि है तो बुद्धि का सर्वप्रथम शब्द का उपयोग किसने किया था? एक गाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि का शब्द का उपयोग किया था। बुद्धि शब्द का उपयोग सन 1885 में सर्वप्रथम किसने इसका उपयोग किया था? गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहीं से बनता है कि बुद्धि का सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था पहली बार? तो किसने दिया था दोस्तों? गाल्टन ने दिया था। कब दिया था? सन 1885। दोस्तों, बुद्धि होती क्या है? तो देखिए दोस्तों, बुद्धि क्या होती है कि हमारे जीवन में क्या है, जितनी भी समस्याएं हैं और समस्याओं को हल करने का गुण ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या है, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, समस्याएं आती हैं, तो क्या करता है वो अपनी बुद्धि के माध्यम से उस समस्या को हल कर लेता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धि। तो बुद्धि का हम अगर छोटी सी परिभाषा देखें तो समस्याओं को हल करने का गुण ही क्या है? बुद्धि है। अब देखो, और अपन बुद्धि को दूसरी भाषा में समझें तो देखिए, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को आना ही क्या कहलाएगा? आपका बुद्धि कहलाएगा। देखिए, अब योग्यताएं कैसी होनी चाहिए दोस्तों? ये चाहे शारीरिक योग्यता हो, चाहे मानसिक योग्यता हो, चाहे समायोजन संबंधी योग्यता हो, और चाहे अधिगम संबंधी योग्यता हो। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि बुद्धि होती क्या है सबसे सरल शब्दों में। तो क्या है? समस्याओं को हल करने का गुण ही क्या है? बुद्धि है। तो सबसे सरल भाषा में अपन लिख लेते हैं कि समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। देखिए दोस्तों, अब देखिए समस्या जैसे बताइए, हमारे पास कोई समस्या आ गई है तो समस्या को हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि के माध्यम से उसका निराकरण कर लेते हैं, है ना? तो वही हमारी क्या होती है? बुद्धि होती है। तो किसी भी समस्याओं को हल करने का गुण क्या कहलाता है दोस्तों? बुद्धि कहलाता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं बुद्धि को। और दूसरा अपन बोले तो क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का आना भी क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। अब जैसे योग्यता, अब हमारे पास योग्यता कैसी हो सकती है? देखिए, ये योग्यता आपकी देखिए शारीरिक योग्यता भी हो सकती है, मानसिक योग्यता भी हो सकती है। दोस्तों, इस समायोजन संबंधी योग्यता भी हो सकती है। दोस्तों, समायोजन क्या होता है जानते हैं? समायोजन संबंधी भी हो सकती है, ये अधिगम संबंधी भी हो सकती है। अब देखिए, समायोजन क्या होता है? यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ रहा है, समायोजन क्या होता है? तो समायोजन क्या होता है दोस्तों? जैसे बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है, भ्रूणावस्था के बाद क्या आता है? पैदा हुआ, शैशवावस्था में आया, तो भ्रूणावस्था में क्या है? वो बच्चा आंतरिक वातावरण में है,
और जैसे ही वो पैदा हुआ शैशवावस्था में आया तो क्या है, वो बाह्य वातावरण में आता है। तो वो बच्चा क्या करता है, जो आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करता है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, समायोजन कहते हैं। तो बुद्धि के बारे में हमने क्या देखा कि समस्याओं को हल करने का गुण है भी बुद्धि है। दूसरा मतलब योग्यताओं, जैसे विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का आना, जैसे क्या है, शारीरिक योग्यता भी हो सकती है, मानसिक योग्यता भी हो सकती है, समायोजन संबंधी भी हो सकती है, और अधिगम संबंधी योग्यता हो सकती है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर आप CDP में बाल विकास के अंतर्गत सभी वैज्ञानिकों के सिद्धांत और वैज्ञानिकों के कथन, उनकी परिभाषाएं देखिए, इसमें बाल विकास में महत्वपूर्ण यही है। जैसे वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में भी परिभाषा दी है, अधिगम के बारे में भी परिभाषा दी है, अभिप्रेरणा के बारे में भी परिभाषा दी है, संज्ञान के भी बारे में परिभाषा दी है, संवेग के बारे में भी परिभाषा दी है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल आपको रट के रखना है कि किस वैज्ञानिक ने किसकी कौन सी परिभाषा दी है। सीधा यही लिखा आ सकता है, किसी व्यक्ति को तेजी दशा को संवेग कहते किसने कहा, ये किसकी परिभाषा है दोस्तों। तो आपको परिभाषाएं नोट करके रखना है। तो दोस्तों हम आपको ट्रिक से याद करवाएंगे, बिल्कुल ट्रिक, एक ट्रिक देंगे तो एक ट्रिक में आप 5 वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक आपको कहीं किसी दूसरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, और किसी ने कहा सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। अब दोस्तों जो हमारी बुद्धि होती है तो ये अमूर्त सांप्रत्यय होती है। ये हमारी कैसी होती है बुद्धि, हमारी बुद्धि कैसी होती है, अमूर्त सांप्रत्यय होती है। अमूर्त सांप्रत्यय होती है, ठीक है। हमने कहा बुद्धि हमारी कैसी होती है दोस्तों, अमूर्त सांप्रत्यय होती है। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बुद्धि की क्या परिभाषाएं दी हैं। तो उसको बिल्कुल हम ट्रिकी पढ़ाने वाले हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों की परिभाषाएं। जैसे किसी ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। किसी ने कहा कार्य करने की योग्यता बुद्धि है, और किसी ने कहा समायोजन की योग्यता क्या है, बुद्धि है। तो दोस्तों हम कुछ वैज्ञानिकों को देख लेते हैं। जैसे देखिए, स्पीयरमैन, टरमैन, फ्रीमैन और अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, बुद्धि है। तो देखिए दोस्तों हम देखेंगे कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो पहला ये, यहां से हम क्या डालते हैं, परिभाषाएं। अलग अलग वैज्ञानिकों की हम क्या देखते हैं, परिभाषाएं। तो देखो दोस्तों हम पहली परिभाषा देखते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो पहली परिभाषा अपन देखते हैं कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो देख लेते हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अब दोस्तों आपको ऐसी परिभाषाएं लिखी आएगी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। तो बिल्कुल दोस्तों हम इसको आपको ट्रिकी पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए पहले नंबर में देख लेते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने। दूसरे हो गए स्पीयरमैन। दूसरे कौन हो गए, स्पीयरमैन। तीसरे कौन हो गए, फ्रीमैन। देखिए दोस्तों अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, फ्रीमैन ने ये तीनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अब चौथा क्या हो जाएगा इसमें, टर्मन।
तो दोस्तों अब देखिए यहीं से कैसे प्रश्न बनता है, आपको दे देगा कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, उसमें नाम दे देगा, जैसे अल्फ्रेड विने दे दिया, वंकिंघम दे दिया, डिफर वॉर्न दे दिया और बोल दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका अल्फ्रेड विने हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल रीड करके रखना है कि कितने लोगों ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। तो किसने कहा दोस्तों, अल्फ्रेड विने ने कहा, स्पीयरमैन ने कहा, फ्रीमैन ने कहा और टर्मन ने कहा। तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या आ रहा है, मन आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है दोस्तों, मन आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है दोस्तों, मन आ रहा है। तो जिनके शब्द में लास्ट में मन आ रहा है ना, तो उन सभी ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। दोस्तों आप आशा करते हैं समझ में आया होगा कि जिसके अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, मन आ रहा है। देखिए स्पीयरमैन, टर्मैन और फ्रीमैन और अल्फ्रेड विने, उन लोगों ने क्या कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। तो ऐसा प्रश्न आपसे आया, देखिए इन चारों वैज्ञानिकों में किसी का भी नाम एक दे सकता है कि किसने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। दोस्तों जब हम कोई टॉपिक लास्ट हो जाती है उसमें हम प्रश्नोत्तरी करवाते हैं, तो उसमें जरूर भाग लीजिएगा। अब अपन चलते हैं कि किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। किस वैज्ञानिकों ने कहा कि सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। तो देख लेते हैं कितने लोगों ने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है। अब जैसे दोस्तों हमने देखा कि कितने लोगों ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। अल्फ्रेड विने ने कहा, स्पीयरमैन ने कहा, फ्रीमैन ने कहा और टर्मन ने कहा। दोस्तों इन दोनों का बुद्धि के बारे में, ये दोनों आगे चल करके बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों का बुद्धि वाले चैप्टर में। इन्होंने बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। ये दोनों फ्रांसिस वैज्ञानिक हैं और सर्वप्रथम इन्हीं दोनों ने बुद्धि का परीक्षण किया था। अब दोस्तों किन वैज्ञानिकों ने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए पहला नंबर हो जाएगा आपका वंकिंघम, दूसरे नंबर में हो जाएंगे आपके, देखिए पहला नंबर कौन हो जाएगा, वंकिंघम, दूसरे नंबर हो जाएंगे आपके डिफर वॉर्न, तीसरे नंबर में हो जाएंगे दोस्तों थॉर्नडाइक, चौथे नंबर में हो जाएंगे दोस्तों आपके मैकडूगल, अब दोस्तों इन लोगों ने क्या कहा कि किसी सीखने की योग्यता क्या कहलाती है, आपकी बुद्धि कहलाती है। कितने लोगों ने, वंकिंघम ने कहा, डिफर वॉर्न ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा और मैकडूगल ने कहा। अब दोस्तों ऐसा प्रश्न आ सकता है कि किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, उसमें दे देगा जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, और इसमें दे दिया वंकिंघम दे दिया और दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वंकिंघम हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप एक ही परिभाषा को चार लोग दे रहे हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों एक ठो मिस हो रहा है, 5वां नंबर क्या हो जाएगा, फ्रीमैन। देखिए फ्रीमैन ने ये कहा कि सीखने की योग्यता भी बुद्धि है, उन्होंने कहा था, और कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता भी क्या है, बुद्धि है। तो फ्रीमैन इसमें भी है दोस्तों, और फ्रीमैन क्या है, इसमें भी है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसको बिल्कुल रीड करके रखिएगा, क्योंकि पेपर में बिल्कुल एक, आप किसी का भी पेपर देख लीजिए, यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, एस टेट देख लिए, हर पेपर में वैज्ञानिकों की परिभाषाएं आती हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने किसके बारे में क्या कहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे चल करके कि 2 परिभाषाएं और हैं, इसको नोट कर लिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है और वुडरो की 2 की परिभाषा देख लेंगे दोस्तों कि वुडवर्थ ने क्या कहा है और वुडरो ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों वुडवर्थ जो है ना, तो वुडवर्थ नाम
सीडीपी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वुडवर्थ को आप अभी प्रेरणा में भी पढ़ेंगे, वुडवर्थ को आप संवेग में भी पढ़ेंगे, वुडवर्थ को आप संजान में भी पढ़ेंगे, और वुडवर्थ को आप बुद्धि में ही पढ़ रहे हैं, और वुडवर्थ को आप आगे चल करके अधिगम में भी पढ़ेंगे जब हम आपको अधिगम करवाएंगे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। देखते हैं किसके अनुसार हम परिभाषाएं आप देख रहे हैं दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने बुद्धि की परिभाषाएं क्या दी है। देखिए दोस्तों, वुडवर्थ ने यह कहा कि किसी भी कार्य करने की योग्यता ही क्या होती है, बुद्धि होती है। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य करने की योग्यता क्या होती है हमारी दोस्तों, बुद्धि होती है। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा, वुडवर्थ ने कहा कि किसी भी कार्य को करने की योग्यता क्या होती है, बुद्धि होती है। तो इसको हम साधारण भाषाओं में लिख सकते हैं कि कार्य करने की योग्यता बुद्धि है। अब दोस्तों ऐसा लिखा है कि किसने कहा कि कार्य करने की योग्यता बुद्धि है, उसमें वो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, वुडवर्थ दिया रहेगा, वुडरो दिया रहेगा, मैकडूगल दिया रहेगा और वनकिंघम दिया रहेगा। तो उसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, वुडवर्थ है। तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की योग्यता ही क्या होती है दोस्तों, बुद्धि होती है। अब अपन आगे देख लेते हैं वुडरो के अनुसार, वुडरो ने बुद्धि की परिभाषा क्या बताई है। तो दोस्तों वुडरो ने कहा, देखिए वुडवर्थ ने कहा कार्य करने की योग्यता बुद्धि है, और वुडरो ने कहा एक ज्ञान अर्जित करने की योग्यता क्या होती है, बुद्धि होती है। तो वुडरो के अनुसार बुद्धि की परिभाषा हो जाएगी कि ज्ञान अर्जित करने की योग्यता बुद्धि है। अब दोस्तों देखिएगा, वुडवर्थ ने क्या कहा कि वुडवर्थ ने क्या कहा, कार्य करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। और वुडरो ने क्या कहा दोस्तों, ज्ञान अर्जित करने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। तो दोस्तों इन दोनों की परिभाषाएं आपको याद करके रखना है बुद्धि के बारे में, कि वुडवर्थ ने क्या कहा था और वुडरो ने क्या कहा था। दोस्तों हमने बुद्धि की परिभाषाएं में अभी तक में पढ़ा है, स्पीयरमैन ने क्या कहा, वनकिंघम ने क्या कहा, डिफरवार्न ने क्या कहा, मैकडूगल ने क्या कहा, थांडाइक ने क्या कहा, स्पीयरमैन ने क्या कहा, फ्रीमैन ने क्या कहा, वुडवर्थ ने क्या कहा और वुडरो के बारे में कहा है। तो लगभग हम आपको 14 से 15 वैज्ञानिकों की परिभाषाएं इतने कम वीडियो में रीड करवा दिए ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं कि बुद्धि की परिभाषाएं, विशेषताएं क्या होती हैं। परिभाषाएं तो हमने पढ़ ली, बुद्धि की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, जो विशेषताएं होती हैं ना, ये सीडीपी के अंदर महत्वपूर्ण होती हैं। कोई एक विशेषता दे दिया और 3 को अलग कर दिया, बोलेगा इनमें से कौन होगा, तो आप विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं। तो अपन पढ़ते हैं बुद्धि की विशेषताएं। अब देखिए बुद्धि की विशेषताएं के बारे में अगर हम जानें तो पहली विशेषता हम लिख सकते हैं कि बुद्धि क्या होती है दोस्तों, जन्मजात होती है। देखिए दोस्तों, हम बुद्धि को अर्जित नहीं करते हैं, ठीक है। बुद्धि क्या होती है दोस्तों, जन्मजात होती है। जैसे आप में भी बुद्धि है, आप में भी बुद्धि है, और लोग जो भी देख रहे हैं सब में क्या है, बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है, एक जन्मजात होती है, और ये क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक योग्यता है। प्रकृति के माध्यम से सभी को बुद्धि मिलती है। दरअसल किसी को कम बुद्धि मिलती है, किसी को ज़्यादा बुद्धि मिलती है। जब अपन आगे पढ़ेंगे टर्मन का बुद्धि का वर्गीकरण, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे 90 से 110 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो क्या है, सामान्य बुद्धि लब्धि है। तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं। तो पहली विशेषताएं क्या है कि बुद्धि जो होती है दोस्तों तो जन्मजात होती है। तो देख सकते हैं हम पहली विशेषताएं कि क्या है, बुद्धि जन्मजात। देखिए जन्मजात प्राकृतिक योग्यता है, हमको ये प्रकृति के द्वारा मिलती है।
क्योंकि देखिए प्रकृति, ये प्रकृति की देन है कि सभी में क्या है, बुद्धि होती है। तो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि जन्मजात एवं प्राकृतिक योग्यता है। दोस्तों ये परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी कि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात एवं क्या होती है, प्राकृतिक योग्यता है। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं हम बुद्धि की। बुद्धि क्या होती है दोस्तों, विकासशील होती है। क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे बच्चा छोटा रहता है तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं कि उसके सामने जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसको क्या करें, हल कर सके। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा तो उसकी क्या होगी, बुद्धि का भी क्या होगा, विकास होगा। और बुद्धि अगर उसके सामने फिर कोई यदि समस्या आ गई तो उसका क्या कर लेगा, समस्या का वो समाधान कर लेगा। तो अपन दूसरी परिभाषा लिखते हैं कि बुद्धि क्या होती है, परिवर्तनशील या तो विकासशील होती है। दूसरी परिभाषा देख सकते हैं हम दोस्तों कि बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील होती है। दोस्तों ये कैसे, जैसे छोटा बच्चा रहता है तो प्रारंभ में क्या करता है, वो 2+4 6 नहीं बता पाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसके बुद्धि में परिवर्तन होता है तो वो बता ले जाता है कि 2+4 क्या होता है, 6 होता है। तो बुद्धि क्या होती है, परिवर्तनशील एवं क्या होती है, विकासशील होती है। अब अपन तीसरा नंबर देखेंगे, बुद्धि एक अमूर्त सांप्रत्यय होती है। देखिए दोस्तों सांप्रत्यय क्या होता है, सांप्रत्यय का अर्थ ये होता है कि जैसे दोस्तों हम यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने, तो हमने आपको बोला कि आगरा में जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, तो क्या आपके मस्तिष्क में क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ताजमहल का क्या है, चित्र बन जाएगा। आपने वहाँ गए नहीं लेकिन आपके मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, ताजमहल का सांप्रत्यय बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। तो बुद्धि क्या होती है, एक अमूर्त सांप्रत्यय होती है। आगे देख लेंगे बुद्धि की दूसरी परिभाषाएं। बुद्धि पर देखिए, बुद्धि पर प्रमुख रूप से देखिए वातावरण, वंशानुक्रम का भी प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। लेकिन वातावरण का देखिए अगर 100% में मेजर करें तो 99% जो होता है तो बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो हम अपन लिख सकते हैं तीसरा नंबर कि बुद्धि पर वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें जो हमने लिखा है कि बुद्धि पर वातावरण में वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, तो जब हम अपन आगे पढ़ेंगे कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि इसमें वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बुद्धि होती है ना, तो बुद्धि में प्रमुख रूप से किसी जाति और लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों चाहे बच्चा किसी भी जाति का हो, देखिए उनमें एक बीएसए सम्मेलन हुआ था, बीएसए सम्मेलन ने बताया गया था कि बच्चा चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, हर समाज में क्या होता है, 2 से 3% बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो दोस्तों यदि जाति और लिंग पर बुद्धि का प्रभाव पड़े तो क्या ऐसा होगा, नहीं। तो अपन लिख सकते हैं चौथा नंबर कि बुद्धि पर किसी जाति एवं लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं कि बुद्धि पर समाज, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। अपन 5वां नंबर लेंगे कि
कि बुद्धि क्या होती है दोस्तों, एक अमूर्त चिंतन होती है, अमूर्त सांप्रत्यय होती है। बुद्धि अमूर्त दोस्तों, बुद्धि क्या होती है, एक अमूर्त सांप्रत्यय होती है। तो ये क्या हो गई दोस्तों, बुद्धि की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। इसको अपन एक बार और देख लेते हैं। बुद्धि की पहली विशेषताएं होती, बुद्धि जन्मजात एवं क्या होती, प्राकृतिक योग्यता होती है। ये हमको जन्मजात ही क्या है, बुद्धि मिलती है। बुद्धि को हम कहीं से खरीद के ला करके नहीं डाल देते हैं। बुद्धि हमको क्या होती है, जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। देखिए दोस्तों, जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसको कार्य आप सही ढंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से क्या करेंगे, उस कार्य को कुछ दिनों बाद क्या करेंगे, करने लगेंगे। तो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है और क्या होती है, विकासशील होती है। जैसे जैसे बच्चे के शरीर का भी विकास होता है वैसे वैसे बुद्धि का भी क्या होता है, विकास होता है। अब दोस्तों, बुद्धि पर वातावरण एवं वंशाणु एवं प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वो 99% वातावरण पर पड़ता है। जैसे दोस्तों देखिए, वंशानुक्रम पर केवल 1% हम बोल सकते हैं नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है हमारी बुद्धि पर। जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि जो वंशानुक्रम होता है, तो जैसे देखिए किसी के पिताजी हैं, वो प्रतिभाशाली थे, है ना, या तो अति श्रेष्ठ थे, उनकी बुद्धि लाब्धि कितनी थी, 140 से ज़्यादा थी। लेकिन बच्चे को उचित वातावरण नहीं मिला, जिसके कारण क्या है, उसको देखिए उसके पिताजी क्या हैं, पढ़ने में प्रतिभाशाली बालक थे, श्रेष्ठ बालक थे, उनकी बुद्धि लाब्धि 140 थी। अब बच्चे का वंशानुक्रम क्या होता है, ऐसे गुण जो बच्चे को उनके माता पिता तथा पूर्वजों से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वंशानुक्रम कहते हैं। तो उनको तो कन्फर्म है कि अच्छे गुण मिले होंगे दोस्तों, लेकिन उनको क्या है, अच्छा वातावरण नहीं मिला, इस कारण वो अच्छे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने सर्वाधिक किसको महत्व दिया दोस्तों, वातावरण को महत्व दिया है। तो दोस्तों, जब हम आपको बुद्धि की विशेषताएं हो गई, जब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक को भी यही हम खत्म कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि बुद्धि में सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का, और केवल नाम मात्र के लिए किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, और पहले नंबर में आपको ऑप्शन दे दे वातावरण, दूसरे नंबर में आपको दे दे दोस्तों वंशानुक्रम, तीसरे नंबर में आपको दे दे दोस्तों समाज, चौथे नंबर में आपको दे दे दोस्तों, चौथे नंबर में दो दोस्तों ए और बी। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, बोले कि बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दिखेगा तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए और बी। लेकिन यदि ऑप्शन में अगर आपको वातावरण नहीं मिलता है तो हमेशा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वातावरण हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में हम देखें तो सीधा इसको नोट करके लिख सकते हैं कि बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण का महत्व पड़ता है, और केवल नाम मात्र के लिए किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमने पढ़ी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की अलग अलग वैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं क्या दी हैं, और हमने पढ़ी दोस्तों बुद्धि की विशेषताएं। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं आगे बुद्धि के प्रकार। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार में हम पढ़ेंगे, बुद्धि को सर्वप्रथम दो लोगों ने बांटा था दोस्तों। पहले नंबर के कौन थे, थार्नडाइक थे, और दूसरे नंबर में गैरिड थे। दोनों ने बुद्धि को 3-3 भागों में बांटा था। और दोस्तों फिर हम बुद्धि के प्रकार के बाद आगे चल के पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत,
और दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न पेपर नहीं है, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एमपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, जिसमें बुद्धि के सिद्धांत के बारे में प्रश्न ना आए हों। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, जहाँ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हर रविवार को हम हर विषय की डाउट क्लास लगा रहे हैं। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं बुद्धि के प्रकार। दोस्तों देखते हैं बुद्धि के प्रकार कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे और बुद्धि के वो अलग अलग प्रकार के बताएंगे। तो अपन पहला नंबर देख लेते हैं थार्नडाइक के अनुसार कि थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार बांटा है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों थार्नडाइक के अनुसार। दोस्तों देख लेते हैं कि थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा। देखिए दो वैज्ञानिक हैं, एक थार्नडाइक और गैरिट। तो दोस्तों दोनों ने बुद्धि को तीन तीन भागों में बांटा। थार्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार बताया है और गैरिट ने भी क्या है बुद्धि बताया कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी। तो थार्नडाइक के अनुसार पहली बुद्धि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक, अब देखिए यांत्रिक को ही हम क्या बोल सकते हैं, इसको मूर्त, क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम, मूर्त है। और इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, स्थूल। स्थूल मीन्स क्या होता है दोस्तों, बड़ा, और सूक्ष्म मीन्स क्या होता है दोस्तों, छोटा। तो पहली बुद्धि थार्नडाइक ने क्या बताई, यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि। दोस्तों दूसरी टाइप की इन्होंने बुद्धि बताई है, इन्होंने बताया है कि अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। अब देखिए दोस्तों अमूर्त बुद्धि को ही हम क्या बोल सकते हैं, सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सूक्ष्म बुद्धि। अब तीसरे प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। अब दोस्तों अपन एक एक करके समझते हैं कि यांत्रिक बुद्धि क्या होती है और सामाजिक बुद्धि क्या होती है और अमूर्त बुद्धि क्या होती है। दोस्तों जैसे पहले नंबर को देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है कि यांत्रिक बुद्धि, या तो मूर्त बुद्धि या तो स्थूल बुद्धि। देखिए दोस्तों मूर्त का मीन्स होता है जो हमें स्पष्ट रूप से क्या है, दिखाई दे। अब स्थूल बुद्धि मतलब जिनका आकार क्या हो, बड़ा हो, जो स्पष्ट रूप से क्या हो, दिखाई दे। तो देखते हैं दोस्तों यांत्रिक बुद्धि क्या होती है। तो दोस्तों ये अपने नाम से ही इसको अपन पढ़ सकते हैं कि यांत्रिक बोला है। तो यांत्रिक मतलब इसका उपयोग कौन करेंगे, जैसे जो मैकेनिकल लोग हैं वो प्रमुख रूप से किस बुद्धि का उपयोग करेंगे, यांत्रिक बुद्धि का उपयोग करेंगे। जैसे क्या है, जो मैकेनिकल होते हैं, जैसे कोई गाड़ी हो गई है तो कुछ भी हो गया, उसके जो पार्ट हो गए हैं ये तो खराब हो गए हैं तो उनको बनाते हैं। तो उनमें जो खराब है उनको क्या है, स्पष्ट रूप से क्या है, पहले ही क्या है, दिखाई दे रहा है। इसलिए यांत्रिक बुद्धि है तो मूर्त, इसी को मूर्त बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्थूल। इस बुद्धि का उपयोग प्रमुख रूप से कौन लोग करते हैं, मैकेनिकल लोग। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि यांत्रिक बुद्धि क्या है। यांत्रिक और मूर्त, मूर्त यानी जो देखिए दो चीज होती है, मूर्त और अमूर्त है। अमूर्त यानी जो हमको दिखाई न दे और मूर्त यानी जो हमको दिखाई दे। यांत्रिक मतलब यांत्रिक कार्य। यांत्रिक कार्य जैसे क्या हो गया दोस्तों, कोई मशीन हो गए, उसके कोई पार्ट खराब हो गए, वो जो मैकेनिकल आएगा उसको सुधारेगा, वो कौन सा कार्य कर रहा है दोस्तों, यांत्रिक कार्य कर रहा है। तो यांत्रिक बुद्धि का उपयोग प्रमुख रूप से कौन लोग करते हैं, मैकेनिकल लोग करते हैं। अब अपन दूसरा देखेंगे दोस्तों अमूर्त बुद्धि या तो सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त का मतलब होता है जो हमें क्या है, दिखाई ना दे। जैसे दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं दे, तो इस बुद्धि का उपयोग प्रमुख रूप से कौन करते हैं, देखिए दोस्तों वैज्ञानिक लोग जो हैं तो इस बुद्धि का प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग। अब देखिए दोस्तों क्या वैज्ञानिक लोग ऊपर जाकर के देखे हैं कि ऊपर से कौन सी घटनाएं हो रही हैं,
वो क्या करते हैं, केवल अमूर्त प्रकार का चिंतन करते हैं। और अमूर्त चिंतन जो होता है दोस्तों, यही एक उच्च कोटि का चिंतन होता है। तो जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि का उपयोग कौन करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं। अपन दूसरा नाम दे सकते हैं चित्रकार। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई चित्रकार है, चित्रकारी करता है, तो अमूर्त उसके अंदर क्या होता है, जैसे क्या है, चित्रकार कैसे करता है, आपको बगल में खड़ा कर लेगा और वो ऐसे वो क्या करेगा, आपका चित्र यहाँ पे बनाएगा। तो हमने एक शब्द को उपयोग किया था कि बुद्धि क्या होती है, एक अमूर्त सांप्रत्यय होती है। तो देखिए उसके मस्तिष्क में क्या होता है, उस व्यक्ति का चित्र बन जाता है। तो इस बुद्धि का उपयोग कौन प्रमुख लोग करते हैं, वैज्ञानिक और चित्रकार। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, जैसे आएगा कि वैज्ञानिक लोग किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो उसमें आपको दिया रहेगा ऑप्शन, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो उसको कौन लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग कौन सी बुद्धि का उपयोग करते हैं, अमूर्त बुद्धि का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम सामाजिक बुद्धि, सामाजिक कार्यों के लिए। तो सामाजिक बुद्धि का उपयोग प्रमुख रूप से कौन लोग करते हैं, जैसे राजनेता हो गए। जो राजनेता हो गए दोस्तों, तो किस बुद्धि का उपयोग करते हैं, सामाजिक बुद्धि का। और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं इसको सामाजिक व्यक्ति। तो सामाजिक व्यक्ति किस बुद्धि का उपयोग करते हैं दोस्तों, सामाजिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम देखिए थार्नडाइक के अनुसार पढ़े हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक ने बुद्धि को दोस्तों कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। और इसी प्रकार दोस्तों गैरिक ने भी बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा है। दोस्तों ये क्या हो गई दोस्तों, बुद्धि के प्रकार हो गए। अब अपन दोस्तों पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। अब दोस्तों बुद्धि का जो सिद्धांत है, इससे प्रश्न हर पेपर में पूछे ही जाते हैं, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत। अब दोस्तों देखिएगा, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। और आप अपने जब नोटबुक में डालेंगे तो इसमें आप VN जरूर लगाइएगा, वेरी मोस्ट, बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत में दोस्तों हम पढ़ेंगे जैसे एक खंड का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, एक कारकी सिद्धांत। इसको किसने दिया था, अल्फ्रेड वीने ने दिया था दोस्तों। द्विखंड का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिखंड का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, उसको भी स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारकी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारकी का सिद्धांत किसने दिया था, लुईस थ्रस्टन ने दिया था। त्रिविमी का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, JP गिलफोर्ड ने दिया था। तो दोस्तों हम एक एक कर करके सभी के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पहला सिद्धांत पढ़ने जाए हैं बुद्धि का, जो अल्फ्रेड वीने का सिद्धांत है, जिन्होंने एक खंड अथवा एक तत्व का सिद्धांत दिया। तो पहले नंबर में हम पढ़ते हैं 1 नंबर का सिद्धांत। इससे हम क्या कहते हैं, एक खंड। देखिए दोस्तों इसके उपनाम हैं और सारे बहुत इजी हैं। एक खंड कह सकते हैं इसको हम, एक तत्व कह सकते हैं, एक तत्व, इसको हम बोल सकते हैं एक कारकी भी बोल सकते हैं। एक कारकी, ये हम बुद्धि का पहला सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत हमारा क्या है, एक तत्व का सिद्धांत, या तो इसको एक खंड का सिद्धांत बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एक कारकी सिद्धांत बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसको दिया किसने था, यही प्रश्न आ जाता है कि इसको किसने दिया था। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, अल्फ्रेड वीने। अल्फ्रेड वीने। दोस्तों एक सिद्धांत को हम इसी वीडियो में खत्म करेंगे, बाकी जो सिद्धांत बचे हुए सिद्धांत वो अगले पार्ट में हम उनको समाप्त करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एक खंड का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, एक कारकी का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था, अल्फ्रेड वीने ने। दोस्तों इसको बिल्कुल हम आपको ट्रिकी समझाएंगे। देखिए एक खंड का सिद्धांत, ये अपने नाम से ही आपको रीड हो जाएगा। तो अल्फ्रेड वीने ने दोस्तों ये बताया कि जो व्यक्ति होते हैं, तो सभी प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि होती है,
तो केवल एक खंड से मिलकर के बनी होती है, केवल एक ही तत्व से मिलकर के उनकी बुद्धि बनी होती है। अब दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे कैसे। तो देखो अल्फ्रेड बीने ने बताया कि दोस्तों कि सभी व्यक्तियों में क्या है, केवल एक ही प्रकार के खंड होते हैं। मतलब जो बुद्धि होती है तो केवल एक खंड से मिलकर के बनी होती है बुद्धि। देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी और आलोचना होने का यही कारण था क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि सभी की बुद्धि जब एक खंड से मिलकर बनी होती है तो सभी बच्चे प्रतिभाशाली क्यों नहीं होते, सभी बच्चे एक समान क्यों नहीं होते। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि वाले होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं। तो इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी और आलोचना होने का केवल एकमात्र ही कारण था क्योंकि इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है तो एक तत्व से मिलकर बनी है। दोस्तों यदि बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी है तो एक समूह में जितने भी बच्चे हैं तो क्या होगा, सभी की बुद्धि क्या होगी, एक समान ना होगी। इसलिए इस सिद्धांत को हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये दोस्तों मोस्ट है। तो इसके सिद्धांत के बारे में अपन देख लेते हैं पुनः एक बार। देखिए लिख सकते हैं कि अल्फ्रेड बीने में इन्होंने, देखिए अल्फ्रेड बीने ने क्या किया है, इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक ही तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब दोस्तों अगर सभी व्यक्तियों की बुद्धि जो एक तत्व से मिलकर के बनी होगी तो सभी की बुद्धि लब्धि क्या होगी, समान होगी और सभी बच्चे क्या होंगे, एक समान होंगे। न तो कोई प्रतिभाशाली बच्चा होगा, न तो कोई अतिश्रेष्ठ बच्चा होगा, न तो सामान्य बालक होंगे, न तो जड़ बुद्धि वाले होंगे। ये ना होकर के बच्चे क्या होंगे, सभी बच्चे कैसे होंगे, एक समान होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के आलोचना होने के ही कारण है कि इन्होंने क्या बताया कि सभी की बुद्धि है एक तत्व से मिलकर बनी होती है और सभी की बुद्धि लब्धि जब एक तत्व से बनी होती है तो बुद्धि लब्धि भी ना एक समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप नोट डाल के लिखेंगे, इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। अब दोस्तों निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आलोचना हुई थी और आलोचना होने का कारण क्या है कि एक तत्व से मिलकर बनी है। तो नीचे आप नोट डाल के लिखेंगे, इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अब दोस्तों इसको निरंकुशवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इस सिद्धांत का आलोचना का कारण यही था कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि जब एक तत्व से मिलकर के बनी होती है तो सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत। ये यूपी टेट सेकंड लेवल में आया हुआ प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था कि निरंकुशवादी सिद्धांत है। कृपया इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।